नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। नीति आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए अलग केंद्रीय बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थलों के निर्देशांकों को अंतिम रूप दे दिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर हाउस ऑन फॉर्म मशीनरी इंडस्ट्री शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका पर होगी चर्चा। और वर्ष 2023 में भारत एवं कतर के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर है आंतरिक सुरक्षा के उग्रवाद से संबंधित मुद्दे पर। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। गृह मंत्री ने रेखांकित किया कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार की रणनीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है और ये स्तंभ है सख्त दृष्टिकोण के माध्यम से उग्रवादी हिंसा पर अंकुश लगाने की रणनीति को अपनाया गया है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया जा रहा है। विकास में जनता की भागीदारी के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के जन समर्थन को समाप्त किया जा रहा है। इस रणनीति ने पिछले 8 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में सफलता दिलाई है और इसके कुछ उदाहरण हैं। वर्ष 2022 में वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या घटकर 98 रह गई थी। वर्ष 2010 की तुलना में 2022 में वामपंथी उग्रवाद से हिंसक घटनाओं में 76% की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 2018 में घटकर 30 रह गई थी और वर्ष 2021 में ये आंकड़ा और कम हुआ और ये 25 ही रह गया। वामपंथी उग्रवाद को दुनिया भर में माओवाद और भारत में नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में स्थानीय जमींदारों के विरुद्ध हुए एक कृषक विद्रोह से इसका जन्म हुआ। माओवादी विचारधारा राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह के उपयोग में विश्वास करती है। आपको बता दें कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं। समाधान रणनीति के तहत वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए लघु और दीर्घ अवधि की नीतियां बनाई गई हैं। जनजातीय समुदाय के बच्चों को साक्षर बनाने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना और विशेष बुनियादी ढांचागत योजना शुरू की गई है। यहाँ समाधान की बात करें तो एस का मतलब है स्मार्ट पुलिसिंग और लीडरशिप, ए का मतलब है आक्रामक नीति, एम का मतलब है प्रोत्साहन और प्रशिक्षण, ए यानी कार्रवाई योग्य इंटेलिजेंस, डी मतलब विकास कार्यों और मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के लिए डैशबोर्ड, एच से तात्पर्य है विकास और सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, ए यानी कि प्रत्येक थिएटर के लिए एक अलग कार्य योजना और एन यानी कि वामपंथी उग्रवादियों की वित्तीय स्रोतों तक पहुंच को समाप्त करना। और अगली खबर शिक्षा से संबंधित है। नीति आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए अलग केंद्रीय बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। नीति आयोग ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी ITI शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए एक अलग बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की गई है। ये व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की बेहतर विश्वसनीयता और मान्यता को सुनिश्चित करेगा। बोर्ड के माध्यम से लागू किए जाने वाला क्रेडिट फ्रेमवर्क सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच समानता और गतिशीलता की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही ये आजीवन लर्निंग को भी संभव बनाएगा। व्यावसायिक शिक्षा किसी विशेष प्रकार के व्यापार, व्यवसाय या उद्यम से संबंधित कौशल प्रशिक्षण एवं ज्ञान के शिक्षण को कहते हैं। व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता या महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये पेशेवर माहौल में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करके स्नातक स्तर पर छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करती है, लोगों को उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके अलावा कॉलेज या विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम अक्सर छोटे और ज्यादा लचीले होते हैं। हालांकि व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी कई चिंताएं हैं, जैसे कि प्रशिक्षकों की कमी है, देश में योग्य प्रशिक्षकों का अभाव है,
व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में खराब अवसंरचना एक बड़ी समस्या है। गैर लोचशील और आंशिक रूप से अप्रासंगिक पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, यानी कि उनमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है या फिर जो नई चीजें शामिल हुई हैं तो इस तरीके से वो अप्रासंगिक हो जाता है। रिपोर्ट में व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में नीति आयोग ने और भी कई सिफारिशें की हैं, जैसे कि अखिल भारतीय स्तर पर ITIs की रिक्तियों को भरने के लिए केंद्रीकृत और ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत है। समस्याओं के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ टाई अप को सुगम बनाने की जरूरत है। और अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष क्षेत्र से है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थलों के निर्देशांकों को अंतिम रूप दिया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग में सभी 3 संभावित स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पृथ्वी के सामने वाले हिस्से हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि लैंडिंग स्थल का चयन किन आधारों पर किया जाता है। इसमें बेसिकली लैंडिंग स्थल की ढाल प्रवणता देखी जाती है, यानी कि उसका ढाल किस तरफ है ये देखा जाता है। इसके अलावा चंद्रमा के इक्वेटर से उसकी निकटता देखी जाती है। लैंडिंग स्थल पर सूर्य के प्रकाश की अवधि देखी जाती है। पृथ्वी के साथ रेडियो संचार की अनुकूलता, लैंडिंग स्थल में बोल्डर्स के आकार और गड्ढे या क्रेटरों की कम से कम मौजूदगी देखी जाती है। आपको बता दें कि प्राइम लैंडिंग स्थल चंद्रमा पर मंजियस यू और बोगुस्लावस्की M क्रेटरों यानी दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के बीच स्थित है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, यानी कि फॉलो ऑन मिशन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उच्च भूमि पर एक लैंडर और रोवर को उतारना है। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं। लैंडर में चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी चेस्ट तापीय चालकता और तापमान की माप करेगा। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता की माप करेगा। वहीं लैंडर में लैंगमुइर प्रोब प्लाज्मा घनत्व और इसमें बदलावों का अनुमान लगाएगा। रोवर की बात करें तो लैंड साइट के आसपास के क्षेत्र की मौलिक संरचना को जानने के लिए अल्फा कण एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप को लगाया गया है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 से लॉन्च किया जाएगा। GSLV 3 चरणों वाला रॉकेट है। ये क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित होता है। इससे पहले चंद्रयान मिशनों की बात करें तो चंद्रयान 1 को 2008 में चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया गया। चंद्रयान 2 को 2019 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराया गया। हालांकि इसका लैंडर सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगला टॉपिक कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। कृषि यांत्रिकीकरण कृषि कार्य को मशीनीकृत करने और कृषि श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि मशीनरी का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। भारत का कृषि उपकरण बाजार वैश्विक बाजार का 7% है। और आइए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष दिए गए हैं उनके बारे में। भारत में कृषि यांत्रिकीकरण से जुड़ी चुनौतियों के बारे में ये कहा गया है कि मांग पक्ष की बात करें तो भूमि जोत का आकार लघु और विखंडित है। इसके अलावा भारत में अधिकतर कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। मृदा की स्थिति और फसल पद्धति में भी विविधता मौजूद है। साथ ही विद्युत की बहुत कम उपलब्धता है। कृषि उपकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया कठिन और बोझिल है। इस बारे में ये सुझाव दिया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें अगले 15 वर्षों तक निरंतर आधार पर किसानों को सब्सिडी दे सकती हैं। इससे कृषि यांत्रिकीकरण के वांछित स्तर तक पहुंचने की बहुत अधिक संभावना है। सब्सिडी हार्वेस्टर जैसी भारी कृषि मशीनरी की खरीद और किराए पर लेने के लिए दी जानी चाहिए। इसके अलावा परिषद ने यह भी सुझाव दिया है कि सब्सिडी लागू करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, सरलीकृत और डिजिटलीकृत किया जाना चाहिए, जैसा कि ओडिशा में किया गया है। किसानों के लिए विस्तार कार्यक्रमों को मजबूत करने की जरूरत है। वहीं आपूर्ति पक्ष पर परिषद का ये कहना है कि उपकरण की लागत को वहन करना कठिन है, उचित रखरखाव के लिए सेवा केंद्र अपर्याप्त हैं और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। बैंक किसानों को ऋण देने में अनिच्छुक रहते हैं। कृषि मशीनरी उद्योग किसानों की जरूरतों के अनुरूप उपकरणों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। इस पर परिषद का ये सुझाव है कि कृषि विश्वविद्यालयों या संस्थानों की पहचान करके उन्हें अलग अलग कृषि आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
विशेष रूप से भारी मशीनरी के परिवहन के लिए लॉजिस्टिक में सुधार करने की जरूरत है। भारतीय विनिर्माताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए और परीक्षण, विनिर्देश, मानकीकरण और प्रदर्शन आवश्यकताओं तथा विनियमों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए। नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका पर आइए चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोप यानी इंडिया कोप का विचार प्रस्तुत किया गया है, जो जीएसटी परिषद के समान एक मंच होगा। इसका उद्देश्य भारत के जलवायु लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों पर राष्ट्रीय सहमति बनाना है। इससे नेट जीरो की दिशा में मजबूत कार्रवाई के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को बढ़ावा मिलेगा। नेट जीरो का मतलब उस स्थिति से है जिससे जितनी मात्रा में वायुमंडल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की जाती हैं, उतनी ही मात्रा में इन गैसों को वायुमंडल से हटाकर इसे संतुलित किया जाता है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करना है। नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का काफी महत्व है। हालांकि परियोजनाओं की परिकल्पना, वित्त पोषण और कार्यान्वयन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा किया जाता है, लेकिन स्थान विशिष्ट संसाधनों को जुटाने के लिए राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग की जरूरत है। संवैधानिक प्रावधान, संसद के कानून आदि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को भूमि, बिजली, प्रदूषण नियंत्रण जैसे मामलों पर प्रभाव डालने में सक्षम बनाते हैं। क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के अनुरूप जलवायु लक्ष्यों को अपनाने के लिए अनुकूलित दृष्टिकोण के नवाचारों में स्थानीय निकायों का प्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की बात करें तो सीमित वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी और संस्थागत क्षमता संबंधी बाधाएं तथा जलवायु के लिए वित्त की कमी कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं और इसमें ठोस रणनीतियों का अभाव भी है। इस रिपोर्ट में आगे की राह के बारे में भी बताया गया है। उपराष्ट्रीय स्तर पर विकास योजना के एक भाग के रूप में जलवायु संबंधी कार्रवाइयों का त्वरित कार्यान्वयन जरूरी है। पूरे देश में जिला और ब्लॉक विशेष जलवायु प्रभावों का पूर्वानुमान करने के लिए विश्वसनीय डाउन स्केल्ड जलवायु मॉडल का विकास किया जाना चाहिए। डाउन स्केल्ड का मतलब है कि बड़े पैमाने के वैश्विक जलवायु मॉडल डेटा को छोटे स्थानिक पैमानों में रूपांतरित करना। राज्यों द्वारा की गई कार्रवाइयों के कुछ उदाहरणों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और कार्बन तटस्थता के लिए कम्युनिटी लैंड असेसमेंट, अवेयरनेस, एडवोकेसी और एक्शन प्रोग्राम मिशन शुरू किया गया है। सिक्किम, जो कि एक कार्बन तटस्थ राज्य है, ये राज्य के कार्बन उत्सर्जन की निगरानी और आकलन करने के लिए सिक्किम कार्बन इन्वेंटरी एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। और आइए बात करते हैं द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। वर्ष 2023 में भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए। भारत कतर के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है। वर्ष 1973 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई थी। भारत और कतर के बीच सहयोग के कई क्षेत्र हैं। जैसे कि आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो वर्ष 2021-22 में कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 15.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कतर भारत को एलएनजी, एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, प्लास्टिक आदि का निर्यात करता है। भारत कतर को अनाज, तांबे की वस्तुएं, लौह और इस्पात उत्पाद, फल, मसाले आदि का निर्यात करता है। भारत कतर स्टार्टअप ब्रिज दोनों देशों की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के स्टार्टअप परिवेश के बीच संपर्क स्थापित करना और उनकी अर्थव्यवस्थाओं की पारस्परिक रूप से मदद करना है। वहीं रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत नियमित रूप से कतर में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक दोहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेता है। ज़ेर अल बहर यानी समुद्र की गर्जना भारतीय और कतर नौसेना के बीच आयोजित होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। इसके अलावा कतर में 8 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं और ये कतर में रहने वाला सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। ये चिकित्सा, इंजीनियरिंग जैसे व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। मानवीय दृष्टि से कतर फंड फॉर डेवलपमेंट ने कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने के लिए भारत को कोविड चिकित्सा राहत सामग्री भेजी थी। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो कतर में 14 भारतीय स्कूल 30,000 से भी ज्यादा छात्रों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कतर में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के बच्चे हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति। नागालैंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त की है। डीजीपी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। डीजीपी की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम भारत संघवाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर की जाती है।
डीजीपी का चयन राज्य द्वारा उन 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से किया जाता है जिनके नाम की सिफारिश संघ लोक सेवा आयोग करता है। यूपीएससी ने 2009 में इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए थे। यूपीएससी अधिकारियों के नामों की सिफारिश उनके सेवाकाल, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर करता है। डीजीपी का 2 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होता है, भले ही उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। संयुक्त संसदीय समिति। वर्तमान में विपक्षी दलों द्वारा जेपीसी के गठन की मांग के कारण संसद की कार्रवाई अवरुद्ध है। जेपीसी एक तदर्थ निकाय है। इसकी अवधि पूरी होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। आमतौर पर जेपीसी का गठन किसी विशेष प्रयोजन और अवधि के लिए किया जाता है। इसके सदस्य संसद के दोनों सदनों से तथा सत्ता पक्ष और विपक्ष से होते हैं। जेपीसी के पास दस्तावेजों की जांच करने और लोगों को समन जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जेपीसी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और सरकार से सिफारिशें कर सकती है। इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। और अगला टॉपिक है, सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स के लिए संस्थागत तंत्र प्रस्तावित किया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने धोखाधड़ी या बाजार के दुरुपयोग को रोकने और पहचान सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक ब्रोकर्स के लिए संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव दिया है। सेबी ने यह कदम पूंजी बाजार में चल रही अस्थिरता को देखते हुए उठाया है। ब्रोकर्स को सेबी स्टॉक ब्रोकर्स विनियम 1992 के तहत विनियमित किया जाता है। सेबी द्वारा प्रस्तावित फ्रेमवर्क पर एक नजर डालें तो संभावित धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी, विसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और संदिग्ध व्यापारिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए एस्केलेशन और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा। और आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की। भारत ने बेंगलुरु में IEF यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के सहयोग से 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की। इस गोलमेज सम्मेलन की थीम थी ऊर्जा सुरक्षा, समावेशी विकास और ऊर्जा संक्रमण के लिए नए रास्ते का मानचित्रण। ये मंच 72 देशों के ऊर्जा मंत्रियों का विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों तरह के देश शामिल हैं। सदस्य देश IEF चार्टर के हस्ताक्षरकर्ता होते हैं। ये चार्टर इस अंतर सरकारी संगठन के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संवाद फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार करता है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में है। अगला टॉपिक है स्पाई बैलून। अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान ने दक्षिणी कैरोलिना के तट पर एक स्पाई बैलून को नष्ट किया है। स्पाई बैलून अत्यधिक ऊंचाई से निगरानी करने वाला एक उपकरण है। ये आमतौर पर 80,000 से 1,20,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित होता है। ये खुफिया सूचना एकत्र कर सकता है और अन्य सैन्य अभियानों में भाग ले सकता है। ये इच्छित जानकारी या तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए गैस से भरी सफेद वस्तु के नीचे लगे कैमरों और इमेजिंग उपकरणों से लैस होता है। स्पाई बैलून उपग्रहों की तुलना में ज्यादा लागत प्रभावी है और किसी क्षेत्र को नजदीक से स्कैन कर सकता है। इससे लक्ष्य की स्पष्ट उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियों को कैप्चर किया जा सकता है। हालांकि इसका नुकसान ये है कि ये हवा के बहाव की वजह से मार्ग से भटक सकता है। जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ होते हैं। इनका इस्तेमाल मृदा की उर्वरता को बढ़ाने और पादप की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीव उत्पाद है। इनमें किसी भी तरह के पोषक तत्व नहीं होते हैं। सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत 11 उर्वरकों को अधिसूचित किया है। ये हैं राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, माइकोराइजल बायोफर्टिलाइजर, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर, एसिटोबैक्टर, कैरियर बेस्ड कंसोर्टिया, लिक्विड कंसोर्टिया और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग फंगस। एकीकृत चिकित्सा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय ने सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। इंटीग्रेटिव मेडिसिन को उपचार उन्मुख चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत जीवन शैली के सभी पहलुओं सहित व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर ध्यान केंद्रित होता है। ये प्रणाली चिकित्सक और रोगी के बीच चिकित्सकीय संबंध पर बल देती है। ये साक्ष्यों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अपना कार्य करती है और सभी उपयुक्त उपचारों का इस्तेमाल करती है। ये प्रणाली न तो पारंपरिक चिकित्सा को अस्वीकार करती है और न ही वैकल्पिक उपचारों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार करती है। अगला टॉपिक है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है।
इसके वर्तमान में 92 चंद्रमा हैं। इससे पहले सर्वाधिक चंद्रमा शनि ग्रह के थे। बृहस्पति सौर मंडल में गैलीलियो द्वारा खोजे गए ऐसे पहले चंद्रमाओं का ग्रह है जो न तो सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे और न ही पृथ्वी की। बृहस्पति ग्रह एक लघु सौर मंडल की तरह कार्य करता है। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमा हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इन्हें गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। आयो सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय पिंड है। यूरोपा की अधिकांश सतह पर तरल बर्फ है। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये एकमात्र ऐसा ज्ञात चंद्रमा भी है जिसके पास अपना स्वयं का आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। और कैलिस्टो की सतह अत्यंत भारी गड्ढों वाली और प्राचीन है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। अर्जेंटीना, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की सरकार अपने उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में भारत से मदद लेना चाहती है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये दक्षिण और पश्चिम में चिली, उत्तर में बोलीविया और पराग्वे, पूर्व में ब्राजील, उरुग्वे और अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ये फॉकलैंड द्वीप समूह के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। ये मुख्यतः 4 क्षेत्रों में विभाजित है: एंडीज, नॉर्थ, पंपास और पैटागोनिया। अर्जेंटीना का उच्चतम बिंदु है माउंट एकांकागुआ और पराना नदी अर्जेंटीना की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।